हेलो एवरीवन। जल्दी से ब्लू एफएम ऐप पे आ जाओ, वहाँ बहुत सारी स्टोरीज हैं। मैं तो सुनने जा रही हूँ। मैसेज पढ़ने के बाद विवान का मूड पूरी दोपहर खराब रहा। अन्विता के साथ तलाक का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि अब सान्या का ड्रामा शुरू हो गया। अन्विता की तुलना में सान्या से निपटना ज्यादा मुश्किल है। मेरे कलीग सही कहते थे। सान्या वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, उसे झेलना बहुत मुश्किल है। उसका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है और वो कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं चलता। विवान ने इसे इग्नोर करने का सोचा, लेकिन उसे डर था कि कहीं सान्या उसके घर ही ना आ धमके। वो अभी यही सोच ही रहा था कि तभी सान्या का फोन आ गया। विवान ने सान्या का नंबर ब्लॉक कर रखा था, इसलिए इस बार उसने किसी अननोन नंबर से कॉल किया था। विवान को पता नहीं था कि किसका फोन है, इसलिए उसने कॉल उठा ली। विवान, कल रात हमारे बीच जो हुआ, क्या तुम उससे मुकरने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं। अगर तुमने आज रात मुझे टाइम नहीं दिया तो मैं तुम्हारी कंपनी में आकर तमाशा खड़ा कर दूंगी। विवान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झट से फोन का स्पीकर ढेंका और उठकर जल्दी से पेंट्री की ओर चल दिया। यह पक्का करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, विवान ने फोन पर कहा, सान्या, क्या तुम पागल हो गई हो? कल रात हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे कपड़े उतरवा दिए थे और तुम कह रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं। भला इस पर कौन यकीन करेगा? जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पर अनब्लॉक करो, वरना मैं तुम्हें बताती हूं। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी? मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, तुम वहीं रुको। मैं अभी समुद्रिका ग्रुप में कॉल करके बता देती हूं कि डील फाइनल नहीं हुई है। मैंने खास तौर पर तुम्हें मुझसे पर्सनली बात करने के लिए बुलाया है। पागल औरत! गुस्से में आकर विवान ने फोन काट दिया। लेकिन सान्या जैसी है, अगर वो ऐसा कह सकती है तो वो सच में ऐसा कर भी सकती है। काफी सोच विचार के बाद उसने सान्या को व्हाट्सएप की ब्लॉकलिस्ट से हटा दिया। इंटिंग, उसने सान्या को अनब्लॉक किया ही था कि तुरंत एक फोटो और वीडियो आ गया। फोटो में विवान बिना शर्ट के था। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और वो सान्या को किस कर रहा था। साथ ही उसका एक हाथ सान्या की गर्दन पर था। वीडियो और भी चौंकाने वाला था। उसमें दिख रहा था कि पिछली रात सान्या ने उसे जबरदस्ती किस किया था। वीडियो देखने के बाद विवान के होश उड़ गए। उसने तुरंत सान्या को मैसेज भेजा, तुम आखिर चाहती क्या हो? जान, आज रात मेरे साथ रहो, हम आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। अगर मैं आज रात तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं तो क्या तुम वो फोटो और वीडियो डिलीट कर दोगी और मुझे फिर कभी परेशान नहीं करोगी? मैंने कहा ना, चलो आमने सामने बात करते हैं। ठीक है, मैं अभी बिजी हूं। मैं आज शाम तुम्हें लेने आऊंगी, तो एक अच्छे बच्चे की तरह नीचे समुद्रिका बिल्डिंग के पास मेरा इंतजार करना। अपना फोन जेब में रखने के बाद विवान ने इस बारे में सोचा और शाम को सान्या से मिलने का फैसला किया। कुछ बातों को आमने सामने सुलझाना जरूरी था, वरना सान्या की हरकतें पक्का उसके काम पर असर डालतीं। काम खत्म होने के बाद विवान ने आन्या को मैसेज किया कि उसे आज शाम कुछ काम है, इसलिए वो उसका इंतजार न करे। मैसेज भेजने के बाद विवान जल्दी से ऑफिस से निकल गया। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकला, उसने थोड़ी ही दूरी पर एक लाल रंग की बीएमडब्ल्यू खड़ी देखी। बीएमडब्ल्यू के पास सान्या एक सफेद रंग की स्टाइलिश ड्रेस पहने खड़ी थी। सान्या काफी खूबसूरत है और लाल बीएमडब्ल्यू के पास खड़ी होकर उसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। विवान को बाहर आते देख सान्या ने तुरंत हाथ हिलाकर उसे हाय बोला। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। सान्या के मुस्कुराते चेहरे के उलट विवान का चेहरा काफी सीरियस था। वो तेजी से चलकर आया और बिना कुछ कहे पैसेंजर सीट पर बैठ गया। इतनी जल्दी? सान्या भी कार में बैठ गई। सीट बेल्ट लगाते हुए वो हंसने लगी और विवान को चिढ़ाने लगी। विवान ने कहा, जल्दी गाड़ी चलाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरे कलीग्स कुछ गलत समझें। गलतफहमी कैसी? तुम्हें लगता है कि हम डेट कर रहे हैं? यह तो सच है, इसमें गलतफहमी की क्या बात है? सान्या ने कार स्टार्ट तो कर दी, लेकिन काफी देर तक आगे नहीं बढ़ाई। विवान को घबराहट होने लगी। किस बात का इंतजार कर रही हो? हमें डिनर पर जाना था ना, चलो चलते हैं। तुम जितना ज्यादा घबराओगे, मैं उतना ही धीरे चलूंगी। तुम जितना छुपाना चाहोगे, मैं उतना ही पक्का करूंगी कि तुम्हारे ऑफिस वालों को हमारे बारे में पता चल जाए। सान्या ने अपने हाथ बांध लिए, वो पूरी तरह बेफिक्र लग रही थी। विवान ने गुस्से में कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सान्या ने उसे पहले ही लॉक कर दिया था। सान्या! विवान ने उसे घूरते हुए चिल्लाया।
सान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, मेरा नाम लेते समय दांत पीसने की जरूरत नहीं है, और मुझे तो जान कहलवाना ज्यादा पसंद है। विवान ने गुस्से से कहा, क्या तुम बीमार हो? मैंने कह दिया न कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? हाँ, मैं बीमार हूं, इश्क की बीमार, और तुम ही मेरी दवा हो। क्यों न तुम मुझ पर एक एहसान करो और मुझे ठीक कर दो। सान्या विवान के गुस्से से बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि मुस्कुराते हुए उसे छेड़ने लगी। विवान सचमुच परेशान हो गया था। यह देखकर कि कई कलीग्स उनकी तरफ आ रहे हैं, विवान के पास पीछे हटने और अपनी टोन नरम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, बस यहां से चलो। मैं चलूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि परसों तुम मेरे साथ रियूनियन पार्टी में चलोगे। सपने देखना बंद करो। ओह, तो तुम नहीं मानोगे। सान्या ने आंख मारी और अचानक कार का हॉर्न बजा दिया। पीं पीं। अचानक हॉर्न की तेज आवाज गूंज उठी। वहां से गुजरने वाले लोग और समुद्रिका कंपनी के कलीग्स मुड़कर उनकी ओर देखने लगे। विवान घबरा गया। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और हाथों से चेहरा छिपा लिया। ठीक है, तुम जीत गई, मैं चलूंगा। अब गाड़ी चलाओ। तुम्हें पहले ही मान जाना चाहिए था। मुझे मजबूर करने की क्या जरूरत थी? सान्या मुस्कुराई। उसने एक्सीलेटर दबाया और लाल बीएमडब्ल्यू पलक झपकते ही दूर निकल गई। विवान ने हाथ नीचे किए और गुस्से भरी आंखों से सान्या को घूरा, लेकिन सान्या ने उसे इग्नोर कर दिया। वो मस्ती में गुनगुना रही थी, जैसे उसका मूड बहुत अच्छा हो। बेशर्म, विवान ने बड़बड़ाते हुए कहा। सान्या ने सिर घुमाया, एक आईब्रो ऊपर की और शरारती मुस्कान के साथ बोली, खैर, जितना मन करे उतना गाली दो, बस खुश रहो। विवान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। सान्या की बेशर्मी के सामने वो पूरी तरह लाचार था। समुद्रिका ग्रुप की बिल्डिंग। बिजनेस सूट पहने आन्या ऑफिस की बड़ी सी खिड़की के सामने खड़ी थी। वो नीचे सड़क पर जाती हुई लाल बीएमडब्ल्यू को देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी छाई थी। लेडी सेक्रेटरी को महसूस हुआ कि बॉस का मूड खराब है। वो उनके पीछे चुपचाप खड़ी हो गई, जैसे सांस लेने की भी हिम्मत न कर पा रही हो। मैम, क्या सरीन फैमिली के साथ ये डील कंपनी के लिए जरूरी है? मैम, सरीन गारमेंट फैक्ट्री का काम बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी टॉप क्लास है। इंदौर में उनका नाम और रसूख दोनों बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हमारे विदेशी पार्टनर्स ने हमारे साथ 3 साल का एग्रीमेंट किया है, जिसमें खास तौर पर शर्त रखी गई है कि कपड़े सरीन गारमेंट फैक्ट्री से ही बनवाए जाएं। अगर हम अचानक डील कैंसिल करते हैं तो विदेशी क्लाइंट्स नाराज हो सकते हैं, जिससे हमारा नुकसान होगा। यह सुनकर आन्या चुप रही। उसने अपने होठों को हल्का सा दबाया और शांत आवाज में कहा, ठीक है, मैं समझ गई। मैम, क्या आपको और कुछ चाहिए? कल ध्यान रखना कि बिजनेस मैनेजर ऑफिस में किस पैर से घुसता है। अगर वो बाएं पैर से अंदर आया तो उसके बोनस से 1,000 रुपये काट लेना, और अगर दाहिने पैर से आया तो 2,000 काटना। जी मैम। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया और चुपके से अपने माथे का पसीना पोंछ लिया। सान्या ने अपनी कार यूनिवर्सिटी के पास एक पार्किंग में लगा दी। कार से उतरने के बाद उसने विवान का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विवान ने अपना हाथ खींच लिया। सान्या को इस बात का बुरा नहीं लगा। उसने अपने हाथ पीछे किए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में वे दोनों सड़क किनारे एक खाने के स्टॉल पर पहुंच गए। आंटी, 10 मटन कबाब, 10 चिकन टिक्का, 1 प्लेट प्याज, फ्राइड फिश और 1 क्रेट बियर। दोनों के बैठते ही सान्या ने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। स्टॉल की मालकिन एक तरफ खड़ी होकर नोटपैड पर ऑर्डर लिखने लगी। सान्या बेटा, तुम बहुत दिनों बाद आई हो, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मालकिन ने बोलते हुए उत्सुकता से विवान की ओर देखा। सान्या की बातों से साफ लग रहा था कि वह यहां अक्सर आती है। सान्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, हम अभी मिले हैं। मैं इसे यहां इसलिए लाई हूं ताकि आप इससे मिल सके। मालकिन मुस्कुराई और बोली, बढ़िया है, बढ़िया है। लड़का काफी हैंडसम है, साफ सुथरा दिखता है और पहली नजर में ही शरीफ लगता है। मैं इसका। विवान ने भौहें चढ़ाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, बगल वाली टेबल पर कुछ लोग शोर मचाने लगे, इसलिए मालकिन को जल्दी से वहां जाना पड़ा। सान्या ने विवान को घूरते हुए कहा, तुम क्या नहीं हो? एक अच्छे इंसान नहीं हो? ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। विवान, यह मत भूलो कि आज रात तुम मेरा साथ देने के लिए यहां हो। चुपचाप मेरा साथ दो और थोड़ा कोऑपरेट करो। भले ही यह सच न हो, तुम्हें यही नाटक करना होगा। क्या इसका कोई मतलब है? विवान ने धीरे से आ भरी। उसने बहस करने की कोशिश ही नहीं की,
लेकिन सान्या का मूड बहुत अच्छा था। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और विवान को गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें यह जगह याद है? हूँ। विवान हैरान था। उसने चारों ओर देखा और अचानक एक पुरानी याद उसके दिमाग में ताज़ा हो गई जिसे वह भूलना चाहता था। यह जगह, क्या यह वही कबाब स्टॉल नहीं है जहां 3 साल पहले सान्या ने उसे जबरदस्ती किस किया था? उसे धुंधला सा याद था कि सान्या ने अन्विता को लेट नाइट डिनर के लिए बुलाया था और अन्विता विवान को भी अपने साथ ले आई थी। हालांकि बीच में ही अन्विता को एक कॉल आया और वो तुरंत वहां से निकल गई। उसी शाम उसने 1 हफ्ते की बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर की टिकट बुक कर ली। अन्विता के जाने के बाद नशे में धुत सान्या ने उसे जबरदस्ती किस कर लिया था। क्या तुम्हें पता है कि उस वक्त अन्विता ने किसका फोन उठाया था? सान्या ने शरारती मुस्कान के साथ डिस्पोजेबल प्लेट की पैकिंग फाड़ी। विवान ने माथे पर शिकन डालते हुए पूछा, क्या यह जानना जरूरी है? सान्या ने प्लेट विवान की तरफ बढ़ाते हुए मजाक में कहा, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो फोन समर का था। विवान चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक तेज चुभने वाला दर्द उठा, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। उसे लगता था कि अब उसे अन्विता की परवाह नहीं है और वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन सच सुनने के बाद भी उसे तकलीफ हो रही थी। सान्या ने आगे कहा, अन्विता के इतनी जल्दी जाने की वजह यह थी कि समर अचानक विदेश से वापस आ गया था। विवान को चुप देखकर सान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि वापस आने के बाद उसने क्या किया? विवान कहना चाहता था कि यह पुरानी बात है, उसे परवाह नहीं, लेकिन वो पूछे बिना नहीं रह सका। क्या किया? समर की दादी आखिरी सांसें ले रही थीं, इसलिए वो उनसे मिलने विदेश से आया था। उसने अन्विता को बुलाया ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करे और उसकी दादी की आखिरी इच्छा पूरी हो सके। विवान फिर चुप हो गया। उसे याद आया कि अन्विता ने कहा था कि कंपनी में कुछ काम है और उसे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। लेकिन सच यह था कि अन्विता ने समर के साथ उसकी दादी से मिलने जाकर उसे धोखा दिया था। यह सोचकर विवान खुद पर ही हंस पड़ा। उसे लगा था कि उनकी शादी के पहले 5 साल शानदार थे, लेकिन असलियत में उन 5 सालों में भी धोखा और विश्वासघात चल रहा था। अन्विता ने इसे बहुत सफाई से छिपाया था और वो उस पर इतना भरोसा करता था कि उसे कभी शक ही नहीं हुआ। सान्या ने एक और बम फोड़ा। समर की दादी अपने परपोते को देखना चाहती थीं, इसलिए अन्विता 7 दिनों तक समर के घर में उसके साथ रही। वे दोनों हर दिन साथ रहे और रात में एक ही कमरे में सोए। अब बताओ, क्या अन्विता ने 3 साल पहले तुम्हें धोखा दिया था या नहीं? विवान ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रहा था। तुम्हें यह सब कैसे पता? क्योंकि मेरे पास सबूत हैं। सान्या ने आंख मारी। तब तक आंटी खाना ले आई थीं। फिर वो बियर की क्रेट लेकर आईं। सान्या ने ओपनर से बियर की 2 बोतलें खोली और एक विवान को थमा दी। विवान ने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें सबूत दिखा सकती हूं और सब सच बता सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें आज रात मेरे साथ तब तक पीना होगा जब तक हम लुढ़क ना जाएं। सान्या ने विवान के सामने बियर रखी और अपने फोन पर कुछ टाइप किया। इंग टिंग, विवान का फोन बजा। उसने देखा तो सान्या ने एक फोटो भेजी थी। फोटो में एक लड़का और लड़की एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। एक नज़र में ही विवान ने पहचान लिया कि वो हाथ उसकी पत्नी अन्विता का है। पहचानने की मुख्य वजह उस हाथ की रिंग फिंगर में पहनी हुई हीरे की अंगूठी थी। यह एक कस्टम मेड अंगूठी थी जो उसने अन्विता को प्रपोज करते समय बनवाई थी। यह पूरी दुनिया में इकलौती थी। क्या अब यकीन आया? सान्या ने अपने लिए बियर डाली, लेकिन पीने के बजाय गिलास हाथ में लेकर घुमाने लगी। अन्विता और मैं अब एक बीता हुआ कल हैं। मैं उसके अफेयर के बारे में नहीं जानना चाहता और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। विवान ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, लेकिन फिर भी उसने बोतल उठाई, अपना गिलास भरा और एक ही सांस में गटक गया। मैं यह सब तुम्हारे बीच फूट डालने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए बता रही हूं। तुम उसे बहुत पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, लेकिन वो तुम्हें बेवकूफ समझती है, तुमसे सब कुछ छुपाती है। सान्या ने विवान को हमदर्दी से देखा और अपनी बियर पी गई। उसने फिर से गिलास भरा और बोली, मैं अन्विता की जासूसी नहीं कर रही थी। जो फोटो मैंने अभी तुम्हें भेजी, वो उसके व्हाट्सएप स्टेटस से सेव की गई थी। विवान की आंखों में हलचल हुई। टेबल के नीचे उसका हाथ अपने आप मुट्ठी में भिंच गया। तुम इसे इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि उसने तुम्हें उस स्टेट से हाइड कर रखा था। है न बुरा? चिंता मत करो, अभी और भी बहुत कुछ है। सान्या के होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। उसने विवान के लिए बियर डाली और कहा,
अन्विता ने वो स्टेटस तुमसे छुपाया था। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? बाकी सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ तुम अकेले हो जिसे अंधेरे में रखा गया। यकीन नहीं हो रहा? लो खुद देख लो। ऊपर स्क्रॉल करो। मैं उसके सारे पुराने स्टेट्स और पोस्ट देख सकती हूँ, अभी से लेकर 5 साल पहले तक के। सान्या ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा। और देखो, उसके मम्मी पापा ने भी इन पोस्ट को लाइक और कमेंट किया है। विवान ने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और सबसे नई पोस्ट को स्क्रॉल करना शुरू किया। मैं तुम्हें यह शुक्रिया कहने के लिए नहीं बता रही, बल्कि इसलिए बता रही हूं ताकि तुम कम से कम मेरे साथ आज की शाम एंजॉय कर सको। चलो चीयर्स करते हैं। सान्या लगातार विवान के लिए बियर डालती रही और उसके साथ गिलास टकराती रही। दोनों ने एक के बाद एक कई गिलास पी लिए, लेकिन मेज पर रखे खाने को हाथ तक नहीं लगाया, बस लगातार पीते रहे। 1 घंटे बाद विवान बुरी तरह नशे में था, लेकिन उसने पीना बंद नहीं किया। उन दोनों ने मिलकर बियर की पूरी क्रेट खत्म कर दी थी। जमीन पर खाली बोतलें बिखरी पड़ी थी, लेकिन विवान का रुकने का कोई इरादा नहीं था। सान्या ने मालकिन से बियर की एक और क्रेट लाने को कहा और दोनों ने पीना जारी रखा। शायद शराब के असर की वजह से विवान चुपचाप आंसू बहाते हुए पी रहा था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, वो शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रही थी। विवान ने खुद से कुछ बड़बड़ाया, फिर अपने गिलास की सारी बियर एक ही घूंट में पी गया। तुम सचमुच बेवकूफ हो। तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम पिछले 5 सालों से किसी और की जगह ले रहे थे। सान्या ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वो शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। मैंने उस समय जो कुछ भी कहा था वो सच था, लेकिन तुम्हें लगा कि मैं तुम दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। यह जाम तुम्हारे लिए माफी के तौर पर। विवान ने एक कड़वी मुस्कान दी और एक और बियर पी ली। सान्या ने कहा, एक गिलास काफी नहीं है। मैं तुम्हें सच बता दूं, तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई की और अन्विता से मुझे खूब डांट पड़वाई। कम से कम 3 गिलास पियो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, 3 गिलास ही सही। विवान भी अपने गम भुलाना चाहता था, इसलिए उसने खुलकर शराब पी। 3 बियर पीने के बाद उसका सिर और भी ज्यादा चकराने लगा था। विवान, अन्विता ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, क्या तुमने कभी उससे बदला लेने के बारे में नहीं सोचा? सान्या की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। विवान एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर होश में आकर बड़बड़ाया, बदला? मैं बदला कैसे लूं? अन्विता भी परसों क्लास रियूनियन पार्टी में आएगी, और अगर सब कुछ वैसा ही रहा तो वो पक्का समर को भी साथ लाएगी। सान्या की आंखों में उत्साह झलक रहा था। उसने विवान को घूरते हुए गंभीरता से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि उसे भी धोखे का दर्द महसूस हो? सोचना क्या है इसमें? विवान की आंखों में नफरत की एक झलक दिखाई दी। प्यार नफरत में बदल गया था। सच्चाई जानने से पहले वो सच में अन्विता से नफरत नहीं करता था। आखिरकार उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उनके बीच प्यार तो था ही। अगर वे अलग भी हो जाते या तलाक भी ले लेते, तो भी उसे ज्यादा से ज्यादा दुख और दिल टूटने का ही एहसास होता। लेकिन असल में अन्विता पिछले 5 सालों से उसे धोखा दे रही थी। यह शादी में विश्वासघात था। जिन 5 सालों को वो कभी शानदार मानता था, वे अब कलंकित हो गए थे। सान्या ने दिलकश अंदाज में कहा, परसों तुम मेरे साथ क्लास रियूनियन में मेरे बॉयफ्रेंड बनकर चलोगे। क्या उन्हें लोगों की पीठ पीछे छुप छुप कर मिलना पसंद नहीं है? चलो हम यह सब सबके सामने खुलेआम करते हैं। ठीक है। विवान की आंखें चमक उठीं और कुछ पल सोचने के बाद उसने हामी भर दी। शादी में सिर्फ उसी को क्यों कष्ट सहना चाहिए? जब अन्विता ने अपने पति के साथ बेवफाई की थी, तो उसे उस औरत के लिए दुखी क्यों होना चाहिए जिसने उसे धोखा दिया? मैं विवान, पैसे और शक्ल सूरत दोनों में किसी से कम नहीं हूं। अन्विता, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें छोड़ने के बाद मैं बर्बाद हो जाऊंगा? तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी? अगर ऐसा है तो बस देखती जाओ। मैं तुम्हारे सारे घमंड को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि जिस चीज पर तुम्हें इतना घमंड है, वो कुछ और नहीं बल्कि ऐसी चीज है जिसे मैं आसानी से हासिल कर सकता हूं। मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा, इतना पछतावा कि तुम रोगी। विवान ने अपने दांत भींचे। उसकी आंखों में एक भयानक ठंडक झलक रही थी। वो पहले शांत और सीधे स्वभाव का था, लेकिन अब वो तेज और आक्रामक लग रहा था। विवान, मुझे अचानक एहसास हुआ कि तुम दिन दिन और भी ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हो। मुझे लगता है मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगी हूं। उसके सामने बैठी सान्या ने अपनी बड़ी नशीली पलकें झपकाई और विवान को ध्यान से देखा, लेकिन अगले ही पल
विवान अचानक धड़ाम से डाइनिंग टेबल पर गिर पड़ा, जिससे उसका गिलास भी लुढ़क गया। सान्या एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने अपना मुंह ढेंका और खिलखिलाकर हंस पड़ी। रात स्याही की तरह काली थी, अभी भी अंधेरा था। विवान की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। सच कहूं तो उसकी नींद इसलिए खुली क्योंकि उसने बहुत ज्यादा बियर पी ली थी और उसे जोर की टॉयलेट आई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका ब्लैडर फटने वाला हो, और बिना सोचे समझे वो बिस्तर पर उठ बैठा। उठकर बैठने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह उसका कमरा नहीं लग रहा था, लेकिन यह कमरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। क्या यह सान्या का कमरा नहीं है? विवान ने अपना सिर हिलाया और अचानक उसे सब याद आ गया। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि सान्या उसके बगल में लेटी हुई है। सान्या एक पतले कंबल में लिपटी हुई थी, जिससे उसके गोरे कंधे दिखाई दे रहे थे। विवान को नहीं पता था कि उस पतले कंबल के नीचे सान्या ने कुछ पहना है या नहीं। उफ! विवान को अचानक तेज प्रेशर महसूस हुआ और बिना देरी किए वो वॉशरूम की ओर भागा। राहत मिलने के बाद विवान ने गहरी सांस छोड़ी। थोड़ा चक्कर महसूस करते हुए विवान वॉशरूम से बाहर निकला, ध्यान से अपने कपड़े ढूंढे, उन्हें पहना और फिर वहां से निकल गया। जैसे ही विवान सान्या की बिल्डिंग से बाहर निकला, उसने अपना फोन निकाला और देखा कि वो फिर से बंद था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सान्या को लोगों के फोन बंद करना इतना पसंद क्यों था। जैसे ही उसने फोन चालू किया, उस पर कॉल और मैसेज की नोटिफिकेशन लगातार आने लगीं। इससे पहले कि विवान उन्हें देख पाता, अचानक उसके सामने एक लाल रंग की फेरारी आकर रुक गई। ऊपर देखते हुए विवान की नजरें आन्या से मिली, जो ड्राइवर की सीट पर बैठी थी। आन्या के बाल बिखरे हुए थे और उसने एक बेहद आकर्षक काले रंग की सिल्क नाइट गाउन पहनी हुई थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद और चिकनी थी। एक नज़र ही काफी थी, जिससे नज़र हटाना मुश्किल हो जाता। विवान एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन जल्दी ही उसे होश आ गया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। जैसे ही वो कार में बैठा, सीट बेल्ट लगाने से पहले ही आन्या ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी तेजी से भगा ले गई। अचानक लगे जोरदार झटके से विवान चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका नशा काफी हद तक उतर गया। क्या तुम पागल हो गई हो? विवान, जो अभी भी सदमे में था, मुड़ा और आन्या को घूर कर देखा। विला वापस जाते समय तक वो ठंडे चेहरे के साथ चुप रही। तभी आन्या ने सख्त आवाज में पूछा, लड़के, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, बाहर की वे सभी औरतें बुरी हैं। वे केवल तुम्हें फंसाती हैं और तुम पर बुरी नजर रखती हैं। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? विवान आंखें फाड़कर देखता रहा, पूरी तरह से हैरान था। आन्या मुझे ये सब क्यों बता रही है? मैं अब बच्चा नहीं हूं। मैं अच्छे और बुरे इंसान के बीच फर्क कैसे नहीं कर सकता? मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार होगा। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं रहेगी। इतना कहने के बाद आन्या ने गुस्से में कार का दरवाजा खोला और विला की ओर चल दी। विवान ने अपनी नाक खुजलाई और हैरान होकर खुद से पूछा, यहां मालिक कौन है? विवान ने सिर में हो रहे दर्द को सहलाया और आन्या के पीछे पीछे विला के अंदर चला गया। घर में घुसते ही आन्या सीधे किचन में चली गई। विवान ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जूते बदलकर ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचा, किचन से आन्या की आवाज आई, जल्दी क्या है? ऊपर जाने से पहले शहद वाला पानी पी लो। आन्या गर्म पानी में शहद मिलाकर ले आई। उसने विवान के हाथ में गिलास थमाया और नखरे दिखाते हुए बिना पीछे मुड़े ऊपर चली गई। विवान के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि गैलरी से आन्या की नाराज आवाज सुनाई दी, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। किसने कहा था छोटे नवाब बनने को? यह लड़की अब मुझे छोटे नवाब बुला रही है। विवान ने लाचारी से मुस्कुराते हुए गर्म पानी पर फूंक मारी और छोटे छोटे घूंट लिए। शहद वाला पानी पीने के बाद उसके पेट को जो खाली शराब पीने से जल रहा था, काफी आराम मिला। पानी पीने के बाद विवान नहाने के लिए ऊपर चला गया। बिस्तर पर लेटे हुए विवान के दिमाग में बार बार सान्या की कबाब स्टॉल पर कई बातें गूंज रही थीं। अन्विता शुरू से ही उसे धोखा दे रही थी। उसने कभी उससे प्यार नहीं किया था, वो सिर्फ समर के बदले में उसके साथ थी। यह सोचते ही विवान के दिल में फिर से दर्द की लहर दौड़ गई। अगर विवान ने अपने 5 साल के रिश्ते की वजह से पहले अन्विता के खिलाफ कोई कदम उठाने से मना कर दिया था, तो अब जब उसे सच्चाई पता चल गई थी, तो उसके पास बदला लेने से पीछे हटने का कोई बहाना नहीं बचा था। जो लोग धोखा देते हैं और जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हैं, वे हमदर्दी या दया के लायक नहीं होते। माफी के तो बिल्कुल भी नहीं। जो दूसरों को धोखा देते हैं,
उन्हें बदले में हमेशा धोखा ही मिलता है। सुबह होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे और ऑफिस जाने के लिए 5 घंटे। विवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और जल्द ही सो गया। विवान रोज की तरह सुबह 7:30 बजे जल्दी उठ गया। जल्दी से फ्रेश होने के बाद वो नीचे गया और नाश्ता बनाने लगा। नाश्ता तैयार होते ही आन्या नीचे आ गई। उसका चेहरा एकदम सपाट था और उसके आसपास एक ऐसी खामोशी थी जो लोगों को उससे दूर रखती थी। नीचे आने के बाद उसने विवान की तरफ देखा तक नहीं और जाने की तैयारी करने लगी। विवान ने अपनी नाक खुजलाई और खुद ही बात शुरू की। आओ, नाश्ता कर लो। मुझे कुछ कहना है। मैं नाश्ता नहीं कर रही। बस बता दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आन्या ने अपना चेहरा सीरियस रखा, जैसे वो विवान से दूरी बनाए रखना चाहती हो। विवान ने भौहें चढ़ाईं और सख्त लहजे में कहा, चुपचाप आकर बैठो। क्या तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो? आन्या ने भौहें तान ली और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, जो बेहद आकर्षक लग रही थी। यह देखकर विवान ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, कल रात मुझे लेने आने के लिए शुक्रिया और मेरे लिए शहद वाला पानी बनाने के लिए भी शुक्रिया। यह सुनकर आन्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसने अभी भी नखरे दिखाते हुए पूछा, और कुछ? और कुछ क्या? विवान कंफ्यूज लग रहा था। आन्या, जो थोड़ी शांत हुई थी, अचानक फिर भड़क गई। क्या इसी तरह माफी मांगी जाती है? माफी? मुझे किस बात की माफी मांगनी है? विवान पूरी तरह हैरान था। आन्या ने गुस्से से कहा, हम साथ रह रहे हैं, लेकिन तुम लगातार 2 रातों से घर नहीं आए और फिर भी कहते हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बकवास मत करो। हम सिर्फ एक छत के नीचे रह रहे हैं। इसका कोई और मतलब मत निकालो। विवान ने तुरंत बात को साफ किया, क्योंकि अगर यह बात बाहर आ जाती तो न केवल आन्या पर असर पड़ता, बल्कि उनकी इज्जत भी खराब होती। अगर समुद्रिका ग्रुप के कलीग्स को पता चल जाता तो शायद वो चैन से अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाता। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं सान्या नाम की उस औरत से कम हूं? शक्ल, सूरत, क्लास और टैलेंट में मैं उससे कहाँ कम हूं? आन्या की आंखें थोड़ी लाल थीं। उसने तनकर अपनी बात कही और उसके गुस्से से भरे उस रूप को देखकर विवान एक पल के लिए सन्न रह गया। खुद को भटकने से बचाने के लिए विवान ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। आन्या ने मुंह फुलाते हुए शिकायत की, तुम मेरे साथ रहने की बात मानने के बजाय उससे जुड़ी बातें करना पसंद करते हो। क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूं? विवान ने तुरंत सफाई दी, बकवास बंद करो। मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है। आन्या ने ताना मारा, नहीं है। तुम्हारी एक्स वाइफ ने तुम्हें क्लब में किस करते हुए और सान्या के साथ एक ही बिस्तर पर सोते हुए पकड़ा था और तुम अब भी मुकर रहे हो। विवान की आंखें फटी रह गईं। तुम मेरा पीछा कर रही थीं, मैं नहीं। आन्या की नजरें इधर उधर हो गईं और वो थोड़ी पकड़ी हुई सी लगी। विवान ने गहरी सांस ली, कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन फिर भी धैर्य से समझाया, जिस किस की तुम बात कर रही हो वो बकवास है। उसने मुझे जबरदस्ती किस किया था और उसके घर रात बिताने की बात तो मैं नशे में था और वो मुझे वहां ले गई थी। विवान की बात सुनते ही आन्या की आंखें चमक उठीं। तो तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ? तुम अब भी पाक साफ हो। तुम्हें इस बात की इतनी चिंता क्यों है? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। विवान ने आन्या की ओर देखा। पाक साफ से तुम्हारा क्या मतलब है? यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन आन्या का मूड अचानक ठीक हो गया। वो मजे से खाने की मेज पर गई, धड़ाम से बैठी और खाना शुरू कर दिया। आन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, लड़के, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? बताओ, क्या बात है? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। विवान ने अपने ऑमलेट का एक टुकड़ा खाया, आंखें सिकोड़ी और कहा, मुझे वर्मा परिवार के बारे में पूरी डिटेल चाहिए, साथ ही उनके सारे क्लाइंट्स और पार्टनर्स की जानकारी भी। आन्या की आंखों में हल्की सी चमक आई और उसने तुरंत पूछा, क्या छोटे नवाब वर्मा परिवार के खिलाफ कोई कदम उठाने वाले हैं? नहीं तो क्या? विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वर्मा परिवार पिछले 5 सालों से समुद्रिका के दम पर ही तो टिका है। अब जब मैं और अन्विता तलाक ले रहे हैं तो क्या उन्हें समुद्रिका से मिला सब कुछ वापस नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल। आन्या ने सिर हिलाया और खाते हुए जवाब दिया, मैंने वर्मा परिवार के बारे में जानकारी पहले ही तैयार कर ली है, बस तुम्हारे पूछने का इंतजार कर रही थी। तुम तो काफी तेज निकली। विवान ने खुलकर उसकी तारीफ की। आन्या ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, नवाब साहब, मैंने पिछले कुछ दिनों में वर्मा परिवार को बर्बाद करने का एक प्लान बनाया है। प्लान कामयाब होते ही वर्मा परिवार को इंदौर से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा।
इसके अलावा हम वर्मा परिवार को सीधे तौर पर खत्म कर देंगे या फिर उन्हें पूरी तरह निगल जाएंगे। डाइनिंग टेबल पर आन्या ने संक्षेप में अपना प्लान बताया। बिजनेस की दुनिया एक जंग के मैदान की तरह है और आन्या के पास दांव पेच की कमी नहीं है। सच तो यह है कि उसे इसका अच्छा खासा तजुर्बा है। इंदौर में अपनी पहचान बनाने और समुद्रिका की प्रेसिडेंट बनने के बाद यह साफ है कि आन्या सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं बल्कि एक तेज दिमाग भी है। तुम अपने प्लान पर आगे बढ़ो, लेकिन मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूं। विवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसका लहजा शांत था। वर्मा परिवार मेरे कारण ही इतना ऊपर उठा है, इसलिए मुझे खुद अपने हाथों से उन्हें नीचे गिराना चाहिए। जी हाँ, छोटे नवाब, आन्या ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। नवाब साहब, आप तो बड़े बदला लेने वाले निकले। अच्छा, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे पंगा मत लेना, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। विवान उठा और बर्तन साफ करने लगा। यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके खिलाफ क्या करता है। आन्या ने नखरे से मुंह बनाया और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। 10 मिनट बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। आन्या गाड़ी चला रही थी, जबकि विवान पैसेंजर सीट पर बैठकर वर्मा परिवार की फाइल देख रहा था। जब विवान ने समर के चाचा की रियल एस्टेट कंपनी के बारे में जानकारी देखी, तो वो एक पल के लिए सन्न रह गया। वो हैरानी से आन्या की ओर मुड़ा। ऐसा लगता है कि आन्या के तरीके उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। वर्मा ग्रुप चेयरमैन का केबिन। कंपनी की मौजूदा हालत को देखते हुए हरीश वर्मा, जो पहले लाइमलाइट से दूर रहते थे, पिछले कुछ दिनों से रोज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ऑफिस आ रहे हैं। वो अभी ऑफिस पहुंचे ही थे कि उनकी बेटी अन्विता उनसे मिलने आ गई। अन्विता ने बताया कि कल समर ने उससे क्या कहा था। जैसा अन्विता ने सोचा था, हरीश वर्मा ने बिना सोचे समझे तुरंत मना कर दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? यह तो आस्तीन में सांप पालने जैसा है। हरीश वर्मा गुस्से से भड़क उठे। वर्मा परिवार की ये हालत हो गई है और तुम्हें अभी भी लगता है कि मुसीबतें कम हैं? क्या जब तक वर्मा परिवार पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा? क्या तुम इसे डुबोकर ही मानोगी? पापा, आप वर्मा परिवार की हालत जानते हैं। अगर हम इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें बाहरी मदद की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा समर ने खुद कहा है कि वो अपने चाचा की तरफ से फैसले ले सकता है और भले ही कुछ शेयर इधर उधर हो जाएं, फिर भी कंट्रोल वर्मा परिवार के हाथ में ही रहेगा। अन्विता ने अपने पिता हरीश वर्मा को समझाने की कोशिश की। हालांकि हमें अपने कुछ शेयर देने पड़ेंगे, लेकिन बदले में हमें एक मजबूत पार्टनर मिलेगा और क्या पता वर्मा परिवार को मुंबई में बिजनेस फैलाने का मौका भी मिल जाए। रिस्क और मौका साथ साथ चलते हैं। यही तो आपने मुझे सिखाया है ना, पापा। हरीश वर्मा चुप हो गए। प्रस्ताव तो लुभावना था, लेकिन वो जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कंपनी के मालिक के तौर पर उनका हर फैसला कंपनी के भविष्य पर असर डालेगा। एक गलत कदम पूरे वर्मा परिवार को बर्बाद कर सकता है। काफी देर की खामोशी के बाद हरीश वर्मा ने अपनी आंखें बंद की, हाथ हिलाया और कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा। अगर और कुछ नहीं है तो तुम जा सकती हो। अन्विता जानती थी कि उसके पिता को फैसला लेने में वक्त लगेगा, इसलिए उसने दबाव नहीं डाला और चुपचाप केबिन से बाहर आ गई। अपने केबिन की तरफ जाते हुए उसकी मुलाकात समर से हुई, जो इत्तेफाक से ब्रेक रूम की तरफ जा रहा था। अन्वी, क्या अंकल मान गए? उन्होंने अभी तक हाँ नहीं कहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। अन्विता को पूरा भरोसा था। वो अपने पिता को जानती थी। वो कंपनी में किसी बाहरी को नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन वो यह भी नहीं चाहेंगे कि कंपनी और बर्बादी की तरफ जाए। अगर वर्मा परिवार को इस मुसीबत से निकलना है और तरक्की करनी है, तो जैसा उसने कहा, बाहरी मदद लेना ही एक रास्ता है। समर ने सिर हिलाया। अन्वी, मैं बाद में जाकर अंकल को मनाऊंगा। तुम्हें भी थोड़ी और कोशिश करनी होगी, वरना मुझे डर है कि मेरे चाचा का सब्र न टूट जाए। थैंक्स समर, अन्विता मुस्कुराई। जब वो मुश्किलों में घिरी थी और सबसे ज्यादा लाचार थी, तब सिर्फ समर ही उसकी मदद के लिए खड़ा था। इस बात ने उसे बहुत प्रभावित किया। अचानक उसे याद आया कि उसके कॉलेज के मॉनिटर ने कुछ दिन पहले रियूनियन का इनविटेशन भेजा था। पहले तो वो विवान को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन अब उसने इरादा बदल लिया था। समर, कल रियूनियन पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल, मैं तैयार हूं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए आग और पानी में भी कूदने को तैयार हूं। रियूनियन पार्टी तो छोटी बात है। हटो, अगर आग और पानी में कूदना है तो खुद जाओ,
मैं नहीं जा रही। अन्विता बहुत खुश थी। उसने समर को नकली गुस्से से घूरा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। समर भी हंसा, फिर अचानक सीरियस होकर पूछा, अन्वी, मैं हमारे रिश्ते के बारे में खुलकर बात करना चाहता हूं। विवान तुम्हारे लायक नहीं है। जब वो तलाक चाहता है तो तुम मान क्यों नहीं जाती? क्या तुम अब भी विवान के पीछे पड़ी हो? जहां तक मुझे पता है, वो पिछले 5 सालों से घर पर निठला बैठा है और उसने तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं की। तुम्हें ऐसे बेकार इंसान के लिए अपनी जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर अन्विता की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो विवान से तलाक लेगी। भले ही विवान ने पिछले 5 सालों में उसके करियर में कोई खास मदद नहीं की थी, लेकिन फिर भी 5 साल तो बीत ही चुके हैं। भले ही उनकी शादी जल्दबाजी में हुई हो, लेकिन 5 सालों में उनके बीच कुछ तो लगाव पैदा हो ही गया था। वो अभी भी विवान से तलाक लेने को लेकर दुविधा में थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस वक्त वो मुश्किल दौर से गुजर रही थी और ऐसे समय में वो विवान को तलाक नहीं देना चाहती थी। अगर तलाक होना भी है तो वो कंपनी की समस्याओं को सुलझाने और उसे मजबूत करने के बाद ही इसके लिए राजी होगी। वो चाहती थी कि विवान देखे कि वो कितनी सफल है, ताकि वो गिड़गिड़ाकर तलाक देने की भीख मांगे। वो चाहती थी कि विवान को तलाक की अर्जी देने और उसे छोड़ने के अपने फैसले पर पछतावा हो। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। उस दोपहर विवान प्रेसिडेंट के ऑफिस गया। ऑफिस का टाइम खत्म होने वाला था, लेकिन आन्या अभी भी काम में बिजी थी। विवान को अंदर आते देख आन्या ने काम रोका, ऊपर देखा और सवालिया नजरों से उसे घूरा। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आज रात एक पार्टी में जाना है, इसलिए वापस आने में थोड़ी देर हो सकती है। कितनी देर? आन्या की खूबसूरत भौहें थोड़ी तन गईं। विवान ने कहा, पक्का नहीं कह सकता। तुम्हें आधी रात से पहले वापस आना होगा, वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगी और तुम्हें सड़क पर सोना पड़ेगा। आन्या ने अपनी बात कही और वापस टेबल पर रखे पेपर्स में खो गई। विवान ने अपनी नाक खुजलाई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सड़क पर सोना, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो क्या मुझे होटल में कमरा बुक करना नहीं आता? लेकिन उसने यह बात जोर से नहीं कही। डर था कि कहीं आन्या भड़क न जाए। जैसे ही विवान सीईओ के केबिन से बाहर निकला, वो थोड़ा सोच में पड़ गया। वो साफ तौर पर छोटा नवाब था, जबकि आन्या सिर्फ उस कंपनी की सीईओ थी जिसमें उसकी मां ने इंदौर में पैसा लगाया था। सच कहूं तो आन्या मेरी एम्प्लॉय ही तो थी। तो फिर अब हमारे रिश्ते में यह बदलाव क्यों? आखिर मैं, जो मालिक हूं, एक एम्प्लॉय की तरह क्यों बन गया हूं? अगर मैं किसी पार्टी में जाऊं तो क्या मुझे उसे रिपोर्ट करना होगा? काम खत्म होने के बाद विवान सबसे पहले कंपनी से निकल गया। जैसे ही वो गेट से बाहर निकला, उसने देखा कि सान्या पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रही थी। वही लाल बीएमडब्ल्यू थी, लेकिन इस बार सान्या ने खास तौर पर इस मौके के लिए तैयार होकर आई थी। उसने काले रंग की शनेल ड्रेस पहनी थी। उसका मेकअप बेहद शानदार था, आंखें चमक रही थीं और होंठ सुर्ख लाल थे। उसके बाल सिल्वर ग्रे कलर में रंगे हुए थे। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। डार्लिंग, क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। विवान को पास आते देख सान्या ने मुंह फुला लिया और नखरे दिखाते हुए शिकायत की। विवान ने उसे इग्नोर किया और चुपचाप कार में बैठ गया। जल्दी चलो, मेरे कलीग्स हमें देख न लें। सान्या, जो अभी अभी कार में बैठी थी, विवान की बात सुनकर और चिढ़ गई, लेकिन गुस्सा दिखाने के बजाय उसने चुपचाप कार स्टार्ट की और तेजी से समुद्रिका कंपनी से दूर निकल गई। रियूनियन पार्टी एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी। क्लास मॉनिटर ने एक प्राइवेट बैंक्वेट हॉल बुक किया था। जब विवान और सान्या पहुंचे, तब तक पार्टी में आने वाले लगभग सभी क्लासमेट्स आ चुके थे। इनमें अन्विता और समर भी शामिल थे। समर अन्विता के साथ आया था। मिलते जुलते वक्त कुछ दोस्तों ने अन्विता से पूछा कि विवान क्यों नहीं आया, तो अन्विता ने बहाना बना दिया कि विवान को कुछ काम था, इसलिए वो नहीं आ सका। दोनों आने के बाद एक कोने में बैठ गए और आपस में हंस-हंस कर बातें करने लगे, क्योंकि उनके पास बाकी लोगों से बात करने के लिए शायद ही कुछ था। वहां मौजूद सभी दोस्तों को पता था कि समर अन्विता का एक्स बॉयफ्रेंड है, इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए विवान का नाम दोबारा नहीं लिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस विवान का जिक्र वो नहीं करना चाहते थे, वही विवान सान्या के साथ हॉल में दाखिल हुआ। उस पल सबके चेहरे का रंग उड़ गया और लगभग सबकी नजरें एक साथ अन्विता की तरफ मुड़ गईं, जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। अन्विता का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था और उसकी नजरें विवान पर टिकी हुई थीं।
माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। सभी लोग चुप थे। माफ करना, हमें थोड़ी देर हो गई। सान्या ने विवान का हाथ पकड़ा और उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया। पता नहीं यह जानबूझकर था या नहीं, लेकिन हॉल में कई खाली सीटें होने के बावजूद सान्या ने विवान को खींचकर अन्विता के ठीक बगल में बैठा दिया। विवान बीच में बैठा था। उसके बाईं ओर अन्विता और दाईं ओर सान्या थी। अन्विता नाम के लिए विवान की पत्नी थी, लेकिन सान्या विवान के हाथ से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वो उसकी पत्नी हो। उनका व्यवहार बहुत ज्यादा नजदीकी लग रहा था। सबको चुप देखकर सान्या ने बड़े सहज भाव से बात शुरू की। क्या आपने ऑर्डर कर दिया? मेरे विवान को स्पाइसी खाना पसंद है, कुछ तीखा मंगाना मत भूलना। अभी नहीं। मिस सान्या अभी तक नहीं आई थीं, तो पहले ऑर्डर देने की हिम्मत कौन करता? क्लास मॉनिटर अमित ने थोड़ा झिझकते हुए बात संभाली। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बीच में नहीं आना चाहता था, लेकिन जब इस रियूनियन पार्टी की शुरुआत उसी ने की थी, तो अब वो क्या कर सकता था? तो फिर जल्दी से मेनू दो। मुझे ऑर्डर करना है। सान्या का चेहरा खिल रहा था। उसे मेनू दिया गया और सान्या ने झटपट ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देते समय उसने जानबूझकर विवान से पूछा, तुम्हें क्या पसंद है, चिली फिश या मटन रोगान जोश? कुछ भी चलेगा। विवान हल्के से मुस्कुराया। जब दोनों ही ठीक हैं, तो चलो दोनों ही मंगा लेते हैं। सान्या ने वेटर को बुलाने के लिए एक दोस्त को इशारा किया और फटाफट ऑर्डर लिखवा दिया। वेटर के जाने के बाद भी हॉल में सन्नाटा छाया रहा। सभी को लग रहा था कि आज की रियूनियन पार्टी शायद अब और नहीं चलेगी। तभी जब सान्या बड़े प्यार से विवान के गिलास में पानी डाल रही थी, अन्विता का सब्र का बांध टूट गया। सान्या, विवान मेरा पति है। क्या मेरे सामने मेरे पति के साथ इस तरह चिपना तुम्हें शोभा देता है? अन्विता का लहजा ठंडा और तीखा था। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने यह कहा, सभी दोस्तों का ध्यान सान्या की ओर मुड़ गया, यह देखने के लिए कि वो क्या जवाब देती है। इसमें गलत क्या है? सान्या पूरी तरह से बेफिक्र दिख रही थी। मुस्कुराते हुए उसने समर की ओर देखा, जो अन्विता के बाईं ओर बैठा था। उसने ताना मारते हुए कहा, अगर समर को कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम्हें क्यों है? इस समय समर का नाम लेने का मतलब साफ था। तुम किसी की पत्नी होकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पार्टी में ला सकती हो, तो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होकर तुम्हारे पति को क्यों नहीं ला सकती? समर का चेहरा उतर गया। सान्या, यह रियूनियन पार्टी है। हम सब क्लासमेट्स हैं। क्या मेरे आने में कोई दिक्कत है? अरे हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। सान्या ने हल्के से अपना माथा थपथ पाया और फिर माफी मांगते हुए कहा, सॉरी यार, मैं सच में भूल गई थी कि तुम जैसा एक क्लासमेट भी था हमारा। वहां मौजूद सभी लोग सान्या को अवाक होकर देख रहे थे। भूल गई, यह साफ तौर पर जानबूझकर किया गया नाटक था। सान्या ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मुझे विवान को जाने देना चाहिए? क्या बात कर रही हो? विवान अन्विता का पति है। जाहिर है हम उसका वेलकम करते हैं। उसे क्यों जाने देंगे? पसीना पोंछते हुए अमित ने एक अजीब सी हंसी के साथ बात संभालने की कोशिश की। इस समय उसे इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने पर पछतावा हो रहा था। जो मिलन खुशी का मौका होना चाहिए था, वो जंग का मैदान बन गया था। 10 मिनट बाद वेटर खाना परोसने लगे। समर ने अन्विता की प्लेट उठाई और उसमें चिकन सूप डाला। अन्वी, तुम आजकल कंपनी में बहुत काम कर रही हो, थोड़ा सूप पी लो, अच्छा लगेगा। थैंक्स। अन्विता ने धीरे से सिर हिलाया। इसी समय सान्या ने भी अपना ड्रामा शुरू कर दिया। विवान, ये प्रॉन्स बहुत टेस्टी हैं, तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। सान्या ने बोलते ही एक प्रॉन छीलकर विवान के मुंह में डाल दिया। विवान सान्या को देखकर हैरान रह गया। सान्या ने उसे आंख मारी और विवान मुस्कुराया। उसने मुंह खोला और सान्या के हाथ से प्रॉन खा लिया। सच में अच्छा है, विवान ने चबाते हुए कहा। सान्या ने चहकते हुआ, सच में? तो मैं इसे बनाना सीख लूंगी और तुम्हारे लिए खुद बनाऊंगी। जरूर। विवान ने मुस्कुराकर हामी भरी। खटक। अन्विता ने अपनी चम्मच जोर से टेबल पर पटकी। तेज आवाज से हॉल का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। अन्विता की सांसें तेज हो गई थीं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने विवान को घूरते हुए कहा, विवान, क्या तुम्हारा तमाशा खत्म नहीं हुआ? मैंने क्या गलत किया? विवान ने मासूम बनने का नाटक किया। ओ, तुम मेरे पति हो, फिर भी मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? अन्विता गुस्से में हंस पड़ी। मुझे पता है, तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें इस पार्टी में नहीं बुलाया। इसलिए तुम मुझे चिढ़ाने के लिए सान्या के साथ यह नाटक कर रहे हो।
क्या तुम्हें लगता है कि इससे मुझे गुस्सा आएगा? क्या इससे मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगी और माफी मांगूंगी? विवान चुप रहा, उसका चेहरा गंभीर था। सान्या थोड़ा और करीब आई और इतनी धीरे बोली कि सिर्फ विवान सुन सके। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, जवाब दो। क्या तुम चाहते हो कि समर तुम पर हंसे? सान्या को विवान के करीब आते देख अन्विता भड़क उठी। सान्या, तुम सरीन परिवार की बड़ी बेटी हो। थोड़ी शर्म करो और मेरे पति से दूर रहो। सान्या ने बेबाकी से जवाब दिया। अगर मेरा मन करेगा तो मैं रहूंगी, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अन्विता चिल्लाई, बेशर्म। सान्या ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया। जो दोस्त सिर झुकाकर खाना खा रहे थे, उन्होंने खाना छोड़ दिया और कानाफूसी करने लगे। विवान ने अपना चम्मच नीचे रखा, अन्विता की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अन्विता, मैंने तलाक की अर्जी दे दी है। अब हम पति पत्नी नहीं रहे। मैं किसके साथ हूं यह मेरी मर्जी है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। धड़ाक, यह खबर सुनते ही जो दोस्त चुपचाप तमाशा देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अन्विता का चेहरा पीला पड़ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, जब तक मैं साइन नहीं करती हम पति पत्नी हैं और तुम मेरे पति हो। तुम्हारा यह बर्ताव धोखेबाजी है। क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया? विवान मुस्कुराया। उसने अन्विता से नजरें हटाकर समर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हारा और इसका क्या? तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो। क्या यह धोखा नहीं है? अन्विता ने तुरंत सफाई दी। समर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम सिर्फ दोस्त हैं। और तो और, हम कलीग्स भी हैं। एक्स बॉयफ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड और फिर कलीग। विवान ने ताना मारा, फिर अचानक सान्या का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, सान्या भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें कुछ कहना है? अरे हाँ, वो न सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बल्कि मेरी एक जरूरी क्लाइंट भी है। क्या मुझे अपनी क्लाइंट के साथ उसकी रियूनियन पार्टी में आने में कोई दिक्कत है? अन्विता ने भौहें चढ़ाकर ठंडे लहजे में कहा, काम? तुम किस तरह का काम करती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कहा कि विवान तुम्हारा पति है और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा पति क्या काम करता है। सान्या, जो इस ड्रामे का पूरा मजा ले रही थी, आग में घी डालते हुए बोली, विवान तुम कितने बेचारे हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते थे, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी यह बेस्ट फ्रेंड कभी तुम्हारी पत्नी जैसी नहीं बनेगी। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। अन्विता गुस्से से भड़क उठी। सान्या, बस करो। अगर मैं अपने पति से बात कर रही हूं तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? और अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही हूं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? सान्या ने आंखें नचाई, फिर समर की ओर मुड़कर चिढ़ाते हुए कहा, समर, क्या तुम सच में मर्द हो? अन्विता को इतना गुस्सा आ रहा है, क्या तुम उसे मनाने की कोशिश नहीं करोगे? समर का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, अन्वी, जाने दो, सब लोग देख रहे हैं। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे। सान्या ने समर को अंगूठा दिखाते हुए कहा, देखो समर कितना समझदार है, उसे पता है कि सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहिए। अन्विता, तुम्हें समर से कुछ सीखना चाहिए। समर ने भौहें सिकोड़ी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सान्या उसकी तारीफ कर रही है या मजाक उड़ा रही है। अन्विता ने अपने गुस्से को दबाया और चुप रही। शायद उसे एहसास हो गया था कि हंगामा करने से वो खुद ही हंसी का पात्र बन जाएगी। ठीक है, हम सब क्लासमेट्स हैं, एक दूसरे को देखे हुए बहुत समय हो गया है, चलो आज की शाम अच्छे से बिताते हैं। क्या कहते हो? अमित ने माहौल को हल्का करने के लिए फिर से कोशिश की। इस बार अन्विता फिर से नहीं भड़की और समर ने भी खुद को संभाले रखा। सच तो यह था कि डिनर के दौरान उन्होंने अन्विता से कोई बात ही नहीं की। धीरे धीरे सब लोग सहज हो गए और अपने काम, शादी और जिंदगी की बातें करने लगे। कुछ ने शिकायतें की, कुछ ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया और माहौल में फिर से रौनक आ गई। डिनर खत्म होने के बाद कुछ दोस्त जो पहले से ही नशे में थे, कराओके जाने की जिद करने लगे। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अनजाने में अन्विता और सान्या की तरफ देखा। वो मानता था कि गाने से मन हल्का होता है, लेकिन उसे डर था कि ये दोनों एटम बम वहां भी फट पड़ेंगे। सान्या की आंखों में चमक आ गई और उसने धीरे से विवान का हाथ हिलाया, जैसे विनती कर रही हो, विवान, मुझे भी गाना है। विवान ने मना करना चाहा, लेकिन सान्या ने उसे आंख मारी। फिर उसने विवान के हाथ पर जोर से चिकोटी काटी। विवान दर्द से करहा उठा। उसने धीरे से आह भरी और सिर हिला दिया। सान्या ने खुशी से कहा, विवान, तुम कितने अच्छे हो। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे साथ तुझमें रब दिखता है गाऊंगी।
अब जब वो मान ही चुका था तो विवान ने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। अन्विता विवान के बाईं ओर बैठी थी। टेबल के नीचे उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थी और उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो कभी भी फूट सकता था। सान्या को फिर से मुसीबत खड़ी करते देख अमित का सिर दर्द करने लगा। वो पहले से ही एक तूफान से निपटने की तैयारी कर रहा था। अब उसे डर था कि दूसरा तूफान भी न आ जाए। अन्विता, तुम ठीक नहीं लग रही हो, शायद तुम्हें। अमित के बोलने से पहले ही अन्विता ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, जब सबको इतना ही शौक है तो मेरा न जाना अच्छा नहीं लगेगा। चलो हम भी चलते हैं। अमित पीछे हटना चाहता था, लेकिन ऑर्गेनाइजर होने के नाते उसका न रुकना गलत होता। उसने विवान की ओर देखा, फिर समर की ओर। उसकी नजरों का मतलब साफ था, समर, तुम अन्विता को संभालो। समर का चेहरा उतरा हुआ था और उसने अमित के इशारों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अन्विता उसके साथ नहीं, बल्कि विवान की वजह से जाना चाहती थी, जिससे वो बहुत चिढ़ा हुआ था। आधे घंटे बाद 12 लोगों का ग्रुप, जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल थे, होटल के पास एक पॉश क्लब के लाउंज में पहुंचा। अमित ने एक बड़ा प्राइवेट स्वीट बुक किया, जबकि सान्या ने बियर की 5 क्रेट्स ऑर्डर कर दी। अमित ने लाचारी से कहा, सान्या, डिनर पर सबने काफी पी ली थी। अगर हमें गाना ही है तो बिना शराब के नहीं गा सकते। अमित, अगर तुम लोग नहीं पियोगे तो हम पिएंगे, सान्या ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर विवान का हाथ पकड़ा और बाकी दोस्तों के साथ प्राइवेट रूम की ओर चल पड़ी। अन्विता और समर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पूरे रास्ते उनकी नजरें विवान पर टिकी रहीं, लेकिन विवान ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अन्विता बहुत गुस्से में थी, लेकिन मौका ऐसा था कि वो अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रही थी। रूम के अंदर सबने 3 घंटे से ज्यादा समय तक गाने गाए। इस दौरान सान्या ने सबसे ज्यादा मजे किए। उसने 7 गानों की फरमाइश की, जिनमें से 6 रोमांटिक ड्यूट थे, और जब भी वो गाती विवान को अपने साथ खींच लेती। विवान को गाना बहुत पसंद था और उसने 1 साल तक ट्रेनिंग भी ली थी। भले ही वो प्रोफेशनल सिंगर न हो, लेकिन वहां मौजूद बाकी लोगों से तो कहीं बेहतर गाता था। समर पहले अपनी गायकी का प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन विवान का गाना सुनने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। उन्हें साथ में गाना था, लेकिन समर और अन्विता को छोड़कर बाकी सबने गाया। वो दोनों तो बस गिनती पूरी करने के लिए बैठे थे। इसके उलट सान्या और विवान पार्टी की जान बन गए। जब भी वे गाते, दोस्त सीटी बजाते और तालियां पीटते। 11 बज चुके थे और विवान ने जाने का समय बिल्कुल सही रखा था, क्योंकि उसने आन्या से वादा किया था कि वो 12 बजे से पहले घर आ जाएगा। तुम जा सकते हो, लेकिन एक आखिरी गाना गा लो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी। सान्या ने काफी पी रखी थी। वो विवान के हाथ से चिपकी हुई थी। उसके गाल लाल थे और वो नखरे दिखा रही थी। विवान के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। सान्या ने सॉन्ग कंसोल पर जाकर जल्दी से अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गाना चुना और माइक विवान को थमा दिया। जब विवान ने गाने का टाइटल देखा तो वो हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि सान्या जानबूझकर अन्विता को चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि बाकी दोस्तों को भी यह बात समझ आ गई थी। इसलिए इस बार कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। म्यूजिक शुरू होते ही विवान ने गाना शुरू करने से पहले एक पल का पॉज लिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। गाना खत्म होने के बाद अन्विता का चेहरा इतना उतर गया था जैसे अभी रो पड़ेगी। गाना पूरा करके विवान ने बहाना बनाया और सबसे पहले वहां से निकल गया। सान्या विवान को ड्रॉप करना चाहती थी, लेकिन विवान ने मना कर दिया। मजाक की भी हद होती है। सान्या ने डिनर पर वोदका और यहां 7-8 बोतल बियर पी ली थी। अगर वो गाड़ी चलाती तो शायद वो दोनों सीधे ऊपर पहुंच जाते। क्लब से निकलने के बाद विवान ने गहरी सांस ली और काफी रिलैक्स्ड महसूस किया। जैसे ही वो टैक्सी रोकने के लिए हाथ हिलाने वाला था, तभी अन्विता का दबा हुआ गुस्सा उसके पीछे से फूट पड़ा। विवान, वहीं रुक जाओ। विवान मुड़ा और देखा कि अन्विता गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ तेजी से उसकी ओर आ रही है। अन्विता के पीछे समर चल रहा था, जिसका चेहरा भी उतना ही गंभीर था। विवान रुका, पीछे मुड़ा और अपनी ओर तेजी से आ रही अन्विता को बेहद ठंडी निगाहों से घूरने लगा। क्या है? विवान का रवैया पूरी तरह बेरुखा था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो अपनी उस पत्नी के सामने खड़ा है जिसे उसने कभी बेइंतहा प्यार किया था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे अजनबी के सामने खड़ा है जिससे वो पहले कभी नहीं मिला। अन्विता ने अपने दांत पीस लिए। उसके दिल में एक अजीब सी शिकायत का गुबार उठ रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में वो शिकायत अंतहीन गुस्से में बदल गई।
विवान उसका पति है। भले ही उसने तलाक के लिए अर्जी दी हो, लेकिन जब तक उन्हें तलाक नहीं मिल जाता तब तक वे पति पत्नी हैं। अगर हमारा तलाक भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? 5 साल के रिश्ते के बाद वो मेरे साथ इतना बेरुखा कैसे हो सकता है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अन्विता पास आई और दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर से भी कम रह गई। उसकी आंखें, जो गुस्से और नफरत से भरी थीं, विवान को घूर रही थीं। विवान हंस पड़ा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? हम पति पत्नी हैं, और भले ही तुम तलाक पर अड़े हो, हम अब भी कानूनी तौर पर साथ हैं। तुमने सबके सामने सान्या के साथ फ्लर्ट किया और चिपके रहे। क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता है? अन्विता ने दांत पीसते हुए विवान की गलतियां गिनाई। तुम्हें कैसा लगता है? यह सुनकर विवान जोर से हंस पड़ा। वह एक तंज भरी हंसी थी, यहां तक कि अन्विता को देखने का उसका नजरिया भी बदल गया था। जब उसने पहले अन्विता को देखा था तो उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, लेकिन अब अन्विता की ओर उसकी निगाहें नफरत और मजाक से भरी थीं। उसकी आंखों में वो भाव देखकर अन्विता और भी भड़क गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, विवान, बस करो। मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम मेरे खिलाफ इस तरह से बदले की कार्यवाही कर रहे हो? कुछ ही देर बाद समर भी वहां आ गया। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अन्विता के पीछे खड़ा हो गया। उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान थी और आंखों में जीत का भाव लिए वो विवान को घूर रहा था। बदला? क्या तुम इसे बदला मानती हो? विवान ने अपना सिर झुकाया और ठंडे स्वर में कहा, मैंने वही किया जो तुमने किया, तो फिर बदले की बात कहां से आई? तुम। अन्विता कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने देखा कि विवान की नजर अचानक उससे हटकर उसके पीछे खड़े समर पर टिक गई। अन्विता ने अपना सिर घुमाया और समर को देखा। समर को देखते ही उसके मुंह से निकलने वाले शब्द वहीं रुक गए। तुम यहां मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अन्विता के लहजे में खींच साफ झलक रही थी। जैसे ही अन्विता ने सिर घुमाया, समर की वो धूर्त मुस्कान और घमंडी चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह अब चिंता और फिक्र ने ले ली थी। अन्वी, मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैं बस यह देखने आया कि तुम ठीक हो या नहीं, समर ने धीरे से समझाया। बोलते बोलते उसने विवान की ओर मुड़कर देखा और उसकी आंखों से वो दिखावटी चिंता गायब हो गई। विवान, अन्वी तुम्हारी पत्नी है। इतने सालों में तुमने पति के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाईं। तुमने अन्वी को दिन रात काम करने के लिए छोड़ दिया और अब तुम जानबूझकर सान्या के साथ इश्क लड़ा रहे हो। जब तुमने यह सब किया तो क्या तुमने अन्वी की भावनाओं का ख्याल रखा? पिछले 5 सालों में अन्वी ने तुम्हारे लिए जो किया, क्या तुम्हारा यह बर्ताव उसके साथ न्याय है? एक मर्द होने के नाते मुझे तुमसे जलन होती है। अगर अन्वी मेरी पत्नी होती तो मैं उसे कभी भी ऐसा अन्याय सहने नहीं देता। तुम अन्वी के सच्चे प्यार के लायक नहीं हो। समर ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में विवान को फटकारा। इस समय ऐसा लग रहा था कि वो एक बार फिर खुद को महान साबित करने की कोशिश कर रहा है। समर की बातें सुनकर अन्विता का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गईं। वो ऐसी लग रही थी मानो उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो, और उसने जिद में विवान को घूरा। उसकी नजरों का मतलब साफ था, देखो, समर जैसा बाहरी इंसान भी समझता है कि तुमने हद पार कर दी है। क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे? हा हा हा, विवान अपनी हंसी नहीं रोक पाया। समर, मैं इस बात के लिए तुमसे नफरत नहीं करता कि तुम किसी और की बीवी को पटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे तरीके सच में बहुत घटिया हैं। क्या तुम सच में मर्द हो? मुझ पर ये चाले चलना, इस तरह की दोगली बातें करना, क्या तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? विवान ने समर की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी सफाई देने की कोशिश की। हालांकि अन्वी और मैंने पहले डेट किया था, लेकिन हमारा ब्रेकअप अच्छे से हुआ था। मैं इस बार सिर्फ अन्वी का बोझ बांटने में मदद करने के लिए वापस आया हूं। तुम्हारी तरह नहीं, जो सिर्फ पति होने का फायदा उठाता है और अन्वी पर बोझ बना रहता है। तुम एक ऐसे परजीवी हो जो सिर्फ खून चूसना जानता है। अगर तुम सच में अन्वी को पसंद करते और प्यार करते तो तुम्हें उसके करियर में मदद करनी चाहिए थी, न कि नखरे दिखाने और तलाक की धमकी देने की, जबकि वो पहले से ही काम के बोझ तले दबी हुई है। विवान, काबिलियत न होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि तुम्हें काबिलियत नहीं है, लेकिन तुम जानबूझकर अन्वी को पीछे खींच रहे हो। समर की घटिया बातें सुनकर विवान को उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। समर, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम अन्विता की बहुत परवाह करते हो। अगर तुम उसकी इतनी परवाह करते हो तो उसके साथ अपना रिश्ता सबके सामने क्यों नहीं ले आते?
विवान ने ताना मारा। अन्विता अपने करियर को लेकर पागल है और अपना ख्याल नहीं रख सकती। मैं ही उसके कपड़े धोता हूं और रोज उसके लिए खाना बनाता हूं। जब वो बीमार होती है तो मैं बारिश में भीगते हुए उसके लिए दवाइयां लाता हूं। जब उसके पेट में दर्द होता है तो मैं उसकी तीमारदारी करता हूं। तो तुम कह रहे हो कि अन्विता की देखभाल करने से उसकी तरक्की रुक रही है। चूंकि तुम अन्विता की इतनी परवाह करते हो तो जरा बताओ, अन्विता को क्या खाना पसंद है, उसे किन चीजों से एलर्जी है, पेट दर्द होने पर वो कौन सी दवा लेती है? समर ने मुंह खोला लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। विवान ने नफरत भरे लहजे में कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस अन्विता के कान भरते हो। तुम सिर्फ बातें बनाते हो और हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हो। क्या इसे ही तुम परवाह करना कहते हो? समर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने तमतमाते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं? विवान ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उसकी नजरों में हिकारत भरी थी। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि एक शादीशुदा औरत से दूरी बनाकर रखनी चाहिए? अगर तुम सच में उतने ही महान हो जितना बनने का ढोंग करते हो, तो फिर जब अन्विता पूरी रात घर नहीं आई थी, तो तुमने मुझे मैसेज करके अपनी शान क्यों बघारी थी? अन्विता तुम्हारे घर पर रात भर रुकी थी और तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुमने फोटो अनसेंड कर दी तो मेरे पास कोई सबूत नहीं बचा। क्या तुम्हें नहीं पता कि स्क्रीनशॉट भी लिए जा सकते हैं? विवान की बातें सुनकर समर के होश उड़ गए। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं हो। मैं तुम्हें मैसेज या फोटो कैसे भेज सकता हूं? समर घबरा गया। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं और माथे पर पसीना आ गया। अन्विता ने भी समर को शक की नजरों से देखा और फिर विवान को एक अजीब से भाव के साथ, तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तुम चाहते हो कि मैं सबूत दिखाऊं? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। विवान ने अन्विता को इग्नोर किया, अपना फोन निकाला और सबूत दिखाने ही वाला था। समर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। जैसे ही वो टूटने वाला था, अन्विता अचानक चिल्लाई, विवान बस करो। इस चीख को सुनकर विवान रुक गया और समर भी एक पल के लिए सन्न रह गया। हमारे बीच दरार डालने की कोशिश करना बंद करो। मुझे समर पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। अन्विता ने समर को तसल्ली भरी नजरों से देखा, फिर विवान को घूरते हुए बोली, विवान, सारा दिन निकम्मों की तरह बैठे रहना एक बात है, लेकिन अब तुम इतने घटिया तरीके से समर को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा यह बर्ताव मुझे घिनौना लगता है। विवान की सांस अटक गई। उसने अन्विता से ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं की थी। उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था और उसने जो कहा था वो सिर्फ समर को डराने के लिए था। लेकिन असल में समर सचमुच डर गया था। इस समय कोई भी अंधा इंसान देख सकता था कि समर चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह बर्ताव कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि अन्विता को यह समझ नहीं आया होगा। उसे साफ पता था, फिर भी उसने जानबूझकर समर का पक्ष लिया। यहां तक कि अपने पति को अपमानित करने के लिए उसने इतने कड़वे शब्द इस्तेमाल किए। विवान ने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए अन्विता की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुमने कहा कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूं, मेरे तरीके घटिया हैं और तुम्हें मुझसे घिन आती है। क्या ऐसा नहीं है? अन्विता ने दांत पीसते हुए विवान को घूरा। विवान की आंखें लाल हो गईं और उसने रोने की इच्छा को दबाते हुए पूछा, हाँ तुम सही हो। अगर ऐसा है तो तुम मुझे तलाक देने के लिए राजी क्यों नहीं हो जाती? अन्विता का लहजा एकदम ठंडा था। अतलाक जरूरी नहीं है, अभी सबसे जरूरी है कंपनी के मामलों को संभालना। जैसे ही कंपनी की मुसीबतें खत्म होंगी, मैं तुम्हें बिना कुछ कहे तलाक दे दूंगी। विवान चुप हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, दिल में उठ रहे तूफान को शांत करने की कोशिश की। जब उसकी भावनाएं थोड़ी स्थिर हो गई, तो वो मुड़ा और एक टैक्सी रोक ली। अन्विता, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें ढूंढने इंदौर आया। इतना कहकर विवान टैक्सी में बैठा और चला गया। विवान जा चुका था। अन्विता ने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा और उसका आधा उठा हुआ हाथ बेजान होकर नीचे गिर गया। समर थोड़ा और करीब आया और बोला, अन्वी, उदास मत हो, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं वापस न आता और तुम्हें न ढूंढता, तो शायद विवान तुम्हें गलत न समझता। उसने खुद को दोषी ठहराते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है। मैं बाद में विवान को समझा दूंगा। अगर फिर भी बात नहीं बनी, तो मैं यहां से चला जाऊंगा। अन्विता बेहद लाचार लग रही थी, मानो उसकी सारी ताकत पल भर में खत्म हो गई हो। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। जिनका मन मैला होता है, उन्हें सब कुछ मैला ही दिखता है। हमारे बीच सब कुछ बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है।
समर की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने चिंता जताते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच विवान से तलाक लेने की सोच रही हो? जो होना है वो होगा। अगर बात यहां तक आ गई है तो शायद तलाक ही सबसे अच्छा रास्ता है। अन्विता ने गहरी सांस ली और समर को देखकर मुस्कुराई। समर, आज मेरे साथ वक्त बिताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं थक गई हूं, इसलिए अब मैं घर जा रही हूं, कल मिलते हैं। इतना कहकर अन्विता पीछे मुड़े बिना चली गई। जब विवान रिवरसाइड विला वापस लौटा तब तक रात के 11:50 हो चुके थे। लिविंग रूम की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। जब विवान अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि आन्या सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप पर काम करने में मग्न थी। उसके पैर सीधे और लंबे थे और दूधिया रोशनी में बेहद गोरे लग रहे थे। पहली नज़र में किसी का भी ध्यान उसके लंबे और सुडौल पैरों की ओर खिंच जाता, लेकिन विवान इस समय बहुत उदास महसूस कर रहा था। उसने उस खूबसूरती पर बस एक सरसरी नज़र डाली। जब विवान वापस लौटा तो आन्या ने अपना काम रोक दिया। वह सीधी होकर बैठ गई, लैपटॉप को कॉफ़ी टेबल पर रखा और नखरे वाले लहजे में बोली, अगर तुम 10 मिनट और देर से आते तो मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर अपनी चप्पलें बदलने लगा। विवान का मूड खराब देखकर आन्या ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम्हारा मूड खराब है? जूते बदलने के बाद विवान ने आन्या की ओर देखकर फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हारे पास शराब है? मैं पीना चाहता हूं। उसकी मुस्कान कड़वाहट से भरी थी। आन्या असल में विवान को कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन विवान की वो मुस्कान, जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी, उसे देखकर वो पिघल गई। अकेले पीने में मजा नहीं है, पहले जाकर नहा क्यों नहीं लेते? मैं कुछ स्नैक्स बना लेती हूं, फिर तुम्हारे साथ मैं भी पीऊंगी। विवान को मना करने का मौका दिए बिना आन्या उठी और किचन में चली गई। जब विवान नहाकर नीचे आया तो डाइनिंग टेबल पर शराब के साथ खाने के लिए 2 डिशेस और फ्राइड मूंगफली की एक प्लेट रखी हुई थी। आन्या डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसने विवान की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाकर पूछा, वाइन पियोगे या विस्की? बिना किसी झिझक के विवान ने जवाब दिया, विस्की, इससे नशा जल्दी होता है। ठीक है, तो विस्की ही सही। आन्या ने सिर हिलाया, उठी और अपने पीछे वाइन कैबिनेट से एक महंगी बोतल निकाली। फिर उसने 2 गिलास निकाले। विवान के बैठते ही आन्या ने दोनों गिलासों में शराब भर दी और एक गिलास विवान के सामने रख दिया। आन्या ने अपना गिलास उठाया और विवान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे नवाब, मैं तुम्हारे लिए चीयर्स करना चाहूंगी। चीयर्स। विवान ने सिर हिलाया और एक ही घूंट में पूरा गिलास खाली कर दिया। यह देखकर आन्या ने थोड़ी चिंता से माथे पर शिकन डाली। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। उसने एक छोटा सा घूंट लिया, फिर अपना गिलास नीचे रखा और हिचकिचाते हुए पूछा, लड़के, लगता है तुम्हारे दिल में कोई बात है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तेज शराब पेट में जाते ही विवान को हल्की जलन महसूस हुई। उसने आन्या की ओर देखा, उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगी? विवान ने धीरे से पूछा। आन्या के जवाब देने से पहले ही उसने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक छोटा लड़का था। वो लड़का बिना पिता के पला बढ़ा और उसकी माँ अपने करियर बनाने में व्यस्त रहती थी, इसलिए वो उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती थी। इस वजह से वो लड़का थोड़ा गुमसुम और अकेला हो गया। स्कूल में भी उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। समय के साथ वो लड़का अपनी क्लास के बदमाश बच्चों का निशाना बन गया। स्कूल के ब्रेक में और छुट्टी के बाद वो अक्सर उसे तंग करते थे। उस लड़के को बहुत बुरा लगता था। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सब कुछ बताने का सोचा, लेकिन जब भी वो माँ को थकी हुई हालत में घर आते देखता तो चुप रह जाता। वो जानता था कि उसकी माँ बहुत मेहनत करती है, इसलिए वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए उसके पास चुपचाप सब कुछ सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह उस लड़के का लगभग पूरा बचपन इसी डर और घुटन में बीत गया। छठी क्लास पास करने से एक हफ्ता पहले उसे एक बार फिर उन बदमाश लड़कों ने घेर लिया। वो लड़का मार खाने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ गया। एक लड़के ने कहीं से एक जंग लगा लोहे का पाइप उठाया और बेरहमी से उस छोटे लड़के के सिर पर दे मारा। उस लड़के को तब तक पीटा गया जब तक उसके सिर से खून नहीं बहने लगा। वो मौत के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन वो लड़के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब वो लड़का पूरी तरह हिम्मत हारने लगा, तभी फूलों वाली फ्रॉक पहने एक छोटी सी लड़की दौड़कर उसके पास आई। उस छोटी लड़की ने उस लड़के की जान बचा ली, लेकिन बचाने के चक्कर में उन बदमाशों ने उसे धक्का दे दिया और उसका हाथ टूट गया। किस्मत से उस बच्ची की मां मौके पर पहुंच गई और उन्होंने पुलिस बुला ली।
जिसने उन लड़कों को पकड़ लिया। इस घटना के बाद लड़के की मां को सब पता चल गया और आखिर में वो लड़का अपनी मां के साथ पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वो लड़का देश वापस लौटा और आते ही उसने उस लड़की को ढूंढ निकाला जिसने उसे बचाया था। उस लड़के की कोशिशों के बाद दोनों को जल्दी ही प्यार हो गया और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। लेकिन उस लड़की को कभी पता नहीं चला कि उसका पति वही छोटा लड़का था जिसकी उसने कभी जान बचाई थी। विवान ने बात खत्म करके एक और गिलास शराब पी ली। आंखों में आंसू लिए उसने आन्या की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का और लड़की आखिर में एक साथ खुश रहे होंगे? आन्या भावुक हो गई थी। उसने विवान को गहरी नजर से देखा, सिर हिलाया और कहा, नहीं। विवान ने हैरानी से पूछा, क्यों? आन्या एक पल के लिए रुकी, फिर आह भरकर बोली, क्योंकि तुम वही छोटे लड़के हो और तुम खुश नहीं हो। हाँ, मैं खुश नहीं हूं। विवान ने अपनी नजरें झुका ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि अन्विता और मैं हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन मैं शुरू से ही गलत था। उसके दिल में तो उसका पहला प्यार, उसका वो आदर्श बसा हुआ है। समय के साथ वो अधूरी चाहत एक जुनून बन गई है। मैं यह सब समझता हूं, क्योंकि वो भी कभी मेरे लिए एक फरिश्ता थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान ने कभी अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था, वही अब मुझे इतनी गहरी चोट पहुंचाएगा। शायद मुझे उसे ढूंढने के लिए वापस आना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं ना आता, तो वो हमेशा मेरे दिल में उस मासूम फरिश्ते की तरह रहती जिसने मेरी जान बचाई थी। समय पंख लगाकर उड़ गया। जब विवान की नींद खुली तो वो यह देखकर दंग रह गया कि वो विला के मास्टर बेडरूम में आन्या के बड़े से बिस्तर पर सो रहा था। मास्टर बेडरूम, यह आन्या का कमरा है। विवान हड़बड़ाकर उठ बैठा, अपनी कनपटी को उंगलियों से दबाया और चारों ओर देखा। कमरा बहुत ही क्लासी अंदाज में सजाया गया था, जिसमें ज्यादा सामान नहीं था, एक ड्रेसिंग टेबल के अलावा, जो किसी भी लड़की के कमरे में होती है। लगभग कोई फालतू चीज नहीं थी। बेडसाइड टेबल पर ठंडे पानी का एक गिलास रखा था। ग्लास के नीचे एक स्टिकी नोट भी चिपका था। विवान ने पानी का गिलास उठाया, एक बड़ा घूंट लिया और फिर उस नोट को पढ़ा। नाश्ता किचन में है, मैंने उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तुमने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए आज छुट्टी ले लो। मैं ऑफिस में बात कर लूंगी। नोट पर लड़की की लिखावट बहुत सुंदर थी, नीचे एक स्माइली फेस भी बना था। विवान की नजरें खाली थीं। वो कल रात की यादें जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कल रात बहुत जल्दी आउट हो गया था। बिस्तर से उठने के बाद विवान ने जल्दी से फ्रेश होकर नीचे की ओर रुख किया। ठीक जैसा नोट पर लिखा था, आन्या ने किचन में हॉट पॉट में नाश्ता तैयार रखा था। जल्दी से खाना खाने के बाद विवान सोफे पर बैठ गया और फोन उठाकर सर्च करने लगा कि क्या नशे की हालत में इंसान को कुछ याद नहीं रहता। 20 मिनट बाद विवान ने राहत की सांस ली। इंटरनेट के अनुसार पूरी तरह नशे में होने पर इंसान के बस में कुछ नहीं रहता। भगवान का शुक्र है, बच गया। विवान ने मन ही मन बुदबुदाया। आन्या बहुत अच्छी और काबिल लड़की है, और वो नशे में कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिससे उस पर कोई धब्बा लगे। जैसे ही विवान ने राहत की सांस ली, अचानक उसकी सास सुषमा वर्मा का फोन आ गया। विवान एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने फोन उठा लिया। विवान, मैंने सुना है तुमने तलाक की अर्जी दी है। कॉल कनेक्ट होते ही सुषमा वर्मा की चिंतित आवाज सुनाई दी। विवान ने बहस नहीं की, बस धीरे से हम कहा, विवान, क्या इतना तमाशा करना जरूरी है? मुझे पता है कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन क्या हम कम से कम कोर्ट कचहरी से बच सकते हैं? माँ, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता, लेकिन अन्विता तलाक के लिए मान नहीं रही थी, इसलिए मेरे पास लीगल एक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तुम केस वापस ले लो। मैं अन्वी से बात करूंगी। चिंता मत करो, मैं उसका साथ नहीं दूंगी। लेकिन विवान, इतने सालों तक साथ रहे हो, तुम्हें पता है मैं कैसी हूं। मैंने कह दिया तो मैं अन्वी का पक्ष नहीं लूंगी। अगर तुम तलाक चाहते हो, तो मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूं। मैं बस नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ जाए कि सब जगह बदनामी हो। ठीक है, मैं केस वापस ले लूंगा, लेकिन यह शादी अब नहीं चल सकती। जब सास ने इस तरह बात की, तो विवान के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। फोन रखने के बाद विवान सोफे पर पसर गया और छत को घूरने लगा। अब उसे अन्विता से कोई लगाव नहीं था। वो बस जल्द से जल्द तलाक लेना चाहता था और अन्विता से सारे रिश्ते खत्म करना चाहता था।
अन्विता कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। अब तो अन्विता का ख्याल आते ही उसे घबराहट होने लगती थी। दोपहर होने वाली थी कि फोन फिर बज उठा, लेकिन इस बार सास का नहीं, सान्या का फोन था। विवान उठाना नहीं चाहता था, लेकिन सान्या ने तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। विवान, कल रात मैंने तुम्हारी मदद की थी, क्या तुम एहसान फरामोश बनोगे? जैसे ही मैसेज पढ़ा, सान्या ने फिर कॉल कर दिया। इस बार विवान ने फोन उठा लिया। विवान, तुम कितने बड़े कमीने हो, मेरा फोन न उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है, कल रात तुम्हारा साथ देने के चक्कर में मैंने इतनी पी ली कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तुम हॉस्पिटल में हो? यह सुनकर विवान हैरान रह गया। उसे याद था कि जब वो निकला था तब सान्या बिल्कुल ठीक थी। सान्या ने चिढ़ते हुए कहा, बकवास मत करो, यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख लो। इतना कहकर फोन कट गया। तुरंत बाद सान्या ने एक फोटो के साथ मैसेज भेजा। फोटो में सान्या के हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, चेहरा पीला पड़ा था और वो मुंह बनाकर बैठी थी जैसे बहुत दुखी हो। विवान, मुझे भूख लगी है, अगर जरा भी इंसानियत है तो जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। सान्या का एक और मैसेज आया। विवान ने थोड़ी देर सोचा और चूंकि उसने छुट्टी ले रखी थी तो कपड़े बदलकर निकल गया। सान्या के वार्ड में पहुंचकर विवान ने खाने का पैकेट टेबल पर रख दिया। इस दौरान सान्या कुछ नहीं बोली, बस विवान को देख देखकर मुस्कुराती रही। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, लेकिन वो बहुत खुश दिख रही थी। विवान के मना करने के बावजूद उसने अपने फोन से उसकी फोटो खींच ली। चलो, अब जल्दी से खा लो। खाना निकालने के बाद विवान ने चम्मच और कांटा आगे बढ़ा दिया। सान्या ने अपने दाहिने हाथ को देखा, जिसमें ड्रिप लगी थी, और लाचारी से बोली, खाना तो चाहती हूं पर हाथ नहीं हिला सकती। बोलते समय उसने विवान को बड़ी मासूम नजरों से देखा। विवान ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम्हारा बायां हाथ टूट गया है? मैं लेफ्टी नहीं हूं, सान्या ने मुंह बनाकर बेचारगी से कहा। विवान, तुम मुझे खिला क्यों नहीं देते? विवान काफी देर तक बिना किसी भाव के सान्या को देखता रहा। आखिरकार वो पिघल ही गया। उसने चम्मच उठाया और सान्या को खिलाना शुरू कर दिया। सान्या बहुत खुश दिख रही थी। उसके चेहरे से मुस्कान हटने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत टेस्टी है, क्या तुम आज रात भी मुझे खिलाओगे? सान्या ने धीरे धीरे खाना चबाते हुए उम्मीद भरी नजरों से विवान को देखा। तभी नर्स राउंड पर आई। उसने सान्या की फाइल चेक की और बोली, मिस सान्या, ये ड्रिप खत्म होते ही आप घर जा सकती हैं। क्या मुझे रुकना नहीं पड़ेगा, या एक दो इंजेक्शन और लगा दो? सान्या नाखुश थी। नर्स ने आंखें घुमाई और चिढ़कर बोली, आपको क्या लगता है ये कोई खेल है? ज्यादा दवाइयां सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इतना कहकर नर्स चली गई। सान्या ने मुंह फुला लिया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। विवान मन ही मन मुस्कुराया। सान्या ने विवान को घूरते हुए कहा, हैस क्यों रहे हो? जल्दी खिलाओ, अभी पेट नहीं भरा। 1 घंटे बाद सान्या को डिस्चार्ज मिल गया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो विवान के पीछे पड़ गई कि वो उसके साथ रहे, लेकिन विवान ने मना कर दिया। सान्या ने बहुत जिद की तो आखिरकार विवान उसके साथ कॉफी पीने के लिए मान गया। दोनों एक कैफे में बैठ गए। सान्या ने कोल्ड कॉफी ऑर्डर की, जबकि विवान ने सिर्फ नींबू पानी मंगाया। कल रात क्या हुआ था? मुझे याद है, जब मैं निकला था तब तुम ठीक थीं। अचानक हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? बैठते ही विवान ने पूछ ही लिया। यह सुनकर सान्या थोड़ी शर्मिंदा हो गई। वो हकलाते हुए बोली, कल रात मैंने खूब मस्ती की और गलती से थोड़ी ज्यादा पी ली। आधी रात को तबीयत बिगड़ी तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। विवान को बात समझ आई, तो तुम्हारे हॉस्पिटल जाने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सान्या ने तुरंत पलटवार किया, लेना देना कैसे नहीं है? भूलो मत, कल रात मैंने तुम्हारा गम भुलाने के लिए ही तो पी थी। मेरा गम भुलाने के लिए पीना और खुद की मर्जी से पीना दोनों अलग बातें हैं। पीनी तो तुम्हें थी, अब मुझे क्यों दोष दे रही हो? विवान को यह बात पसंद नहीं आई। यह सुनकर सान्या गुस्से से लाल हो गई। विवान, तुम बहुत बड़े कमीने हो, हिम्मत है तो फिर से बोलो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कैफे में बैठे कई लोग उनकी तरफ देखने लगे। विवान को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सान्या को घूरकर चुप रहने का इशारा किया। सान्या ने जीत वाली मुस्कान के साथ विवान की तरफ एक आईब्रो उठाकर उसे चिढ़ाया। पता नहीं क्यों विवान को अचानक लगा कि सान्या की आंखें और हाव भाव आन्या से काफी मिलते जुलते हैं। उस छोटी सी नोक झोंक के बाद विवान और सान्या थोड़ी देर और बातें करते रहे। जैसे ही विवान जाने के लिए उठा, फोन देख रही सान्या का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने विवान की शर्ट की आस्तीन पकड़ ली। विवान समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। सान्या ने कुछ नहीं कहा,
बस अपना फोन विवान को पकड़ा दिया। विवान ने फोन लिया और स्क्रीन पर देखा। सान्या की तरह उसका चेहरा भी उतर गया। सान्या के फोन पर व्हाट्सएप स्टेटस खुला हुआ था। सबसे ऊपर वाला स्टेटस समर ने ठीक 1 मिनट पहले डाला था। कैप्शन था, जिनका मन मैला होता है उन्हें सब कुछ मैला ही दिखता है। साथ में एक फोटो थी जिसमें विवान को कल रात उदास होकर जाते हुए दिखाया गया था।